मेरा नाम कुंदन कुमार भगत है। मेरा घर नरपतगंज अररिया। मैं नरपतगंज का मूल निवासी हूँ। नरपतगंज बाज़ार में मेरा घर है और मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता हूँ। मेरी अपनी रिपेयरिंग की दुकान है। 18 तारीख की सुबह से ही कुशा बांध टूटने का हल्ला जो होता है चालू हो गया और सारे आदमी बोल रहे थे कि कुशा जब टूटेगी तो कम से कम 15 फीट पानी एक साथ टूट कर आएगी। 15 फीट से नीचे आने का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि कोसी डैम का जो जलाशय है जहाँ पे पानी स्टोर किया जाता है और उसके बाद फाटक के थ्रू उसको छोड़ा जाता है, तो वो सारा स्टोरेज पानी वो जलाशय का जो होता है, तो वो कुशा जो बांध है वो जलाशय ही है। तो जब हम लोगों को मालूम हुआ कि कुशा टूटने के कगार पर है, तो ये चूँकि आज कोई नई बात नहीं थी कि कुशा टूट रहा है। हर साल सितंबर में ये अफवाह होती थी कि कुशा टूट रहा है। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि पानी जलाशय के बांध के ऊपर से होकर के आ भी जाती थी, जिससे कि हम लोगों के गांव में 1 से 1.5 फीट पानी आ जाता था, लेकिन बांध टूटती नहीं थी। और इस बार जब बांध टूटने का मालूम हुआ हम लोगों को, तो डर कुछ ज़्यादा था, लेकिन निश्चिंत थे कि जब हर साल हल्ला होती है बांध नहीं टूटता है, तो इस बार बांध नहीं टूटेगी। इस बार भी बांध नहीं टूटेगी, तो हम लोग आश्वस्त थे। हमेशा की तरह अंदाजा था कि इस बार पुल नहीं टूटेगा। हाँ, लेकिन ये मतलब अफवाह है, क्योंकि अगर इतना बड़ा बांध है, डैम है, तो उस पर मजदूर तो काम कर ही रहे होंगे। हम लोगों के गांव के 8-10 लड़के गए देखने के लिए बांध बाइक से। नहीं, हम खुद नहीं गए थे, हमारे भाई लोग गए थे बाइक से। तो वहाँ से हम लोगों के घर से नरपतगंज से कोसी डैम की दूरी तकरीबन 38 किलोमीटर के आसपास है और हम लोगों को जाने में 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगता है। तो सारे आदमी हमारे गांव के गए देखने के लिए। तो वहाँ पे जाने के बाद देखे कि वहाँ किसी तरह की व्यवस्था नहीं थी, कोई इंजीनियर वगैरह कुछ भी नहीं था। सिर्फ 150-200 मजदूर काम कर रहे थे, उसे भी कोई साधन मुहैया नहीं था जो वो बांध को टूटने से बचा सकते। किस चीज़ का काम कर रहे थे 150-200 मजदूर? वो जो बांध में जो दरार आ रही थी उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो 150-200 मजदूर से कुछ हो नहीं पा रहा था। तो वहाँ की स्थिति देखने के बाद हम लोगों के गांव में के जो भी लड़के गए थे, वो सारे सोचे कि ये तो बच नहीं सकता, कम से कम खुद को बचाना चाहिए। तो सारे लोग वापस चल दिए। उन लोगों के वापस होने के ठीक 1-1.5 घंटे के बाद बांध टूट गई और पानी को बलवा दिन में वो तो 1:30 बजे दिन में टूटी है और बलवा में रात में इन किया था पानी। हाँ, मतलब 18 तारीख के 1:30 बजे दिन में बांध टूटी और बलवा इनकी 18 के रात में ही पानी प्रवेश कर गया था। तो हम लोगों के चारों तरफ जो इर्द गिर्द नहर है, वो नहर का उत्तरी बांध टूटने से नहर में पानी प्रवेश कर गया और जो नहर थी उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण बांध जो है हर जगह नहर का टूट गया, पीस में टूट गया। जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड चांपिन जगह है, एक ठुट्ठी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स मारा पानी। अररिया में सुपौल में? ठुट्ठी सुपौल डिस्ट्रिक्ट है। अररिया और सुपौल का बॉर्डर कर सकते हैं उसको। 1/2 किलोमीटर के रेंज में ही बॉर्डर इस पार उस पार है, ठीक है। अचरा और सुरसर जो है और ठुट्ठी, ये सारा अररिया और सुपौल से लगा हुआ बॉर्डर है। 1/2 किलोमीटर के रेंज के अंदर में ही बॉर्डर है। और ये जो उस पार के सुपौल के जो भी आदमी है, उनका मेन जो दिनचर्या है वो अररिया डिस्ट्रिक्ट में ही गुजरती है, क्योंकि उस तरह का कोई मार्केट उधर है नहीं। वो लोग अपना काम खास करके अररिया से ही करते हैं, सुपौल से बहुत कम ही करते हैं। ऑफिशियल काम ज़्यादातर उन लोगों का सुपौल का होता है। 19 तारीख के सुबह में जब हम लोगों को पता लगा कि बांध टूट रही है, तो हम लोगों का खुद नरपतगंज का कैनाल भी जो है बहुत बुरी तरह से, एक तो ये सबसे ज़्यादा हम लोगों को नरपतगंज के कम्युनिकेशन को बाधित करने वाले हैं गेमन इंडिया कंपनी, जिन्होंने पुराने पुल को तोड़कर नया पुल बनाने की प्रक्रिया में सारे रास्ते को डैमेज दिया। उसमें हम लोगों की जो मेन कैनाल है वो मेन गेमन इंडिया लिमिटेड, क्या किया उन्होंने? उन्होंने पुराने जो भी पुल थे लोहे के, उन सारे को काट के हटा दिया
और उसके जगह वो बम्मा पाइप जो होता है वो पाइप लगाया। वो 2 बम्मा 4 बम्मा करके लगाते थे, लेकिन उन लोगों को ये अंदाज़ा नहीं था कि हम लोगों के यहाँ पानी का प्रेशर बरसात में कितना रहता है। वो लोग सोचे एक छोटी पुलिया जो पाइप लगा करके पुल का काम में लग गए, लेकिन पानी का फोर्स आता था लेकिन इतना भी नहीं आता था। अगर वो मतलब उनका जो अंदाजा था वो गलत हो गया। हाँ, वो उनका अंदाज़ा पूरी तरह सटीक नहीं बैठ पाया। इन लोगों की गलती नहीं कर सकते, ये मतलब अंदाज़ा लगाने में ही उन लोगों को मिस्टेक हो गया। जेबीसी कैनाल पर जो 14 आरडी पे पुल बन रहा था, वहाँ भी उन लोगों ने अपना नया काम चालू कर रखा था, और जहाँ से पानी मूव करती है पुल के नीचे गिरती है, वहाँ पे बांध की हाइट 2 हाथ मतलब तकरीबन 3 फुट या 3.5 फुट ही बांध बनाया था उन लोगों ने, जबकि पुराना कम से कम 7 से 8 फीट रहा होगा। काम करने के दरमियान उन लोगों ने वहाँ उसे क्षतिग्रस्त किया था। जब हम लोगों को मालूम हुआ कि कैनाल टूटने के कगार पे गए तो वो बांध तक पानी चल रहा था। हम लोगों ने वही गेमो इंडिया के ही वो पार्टीशन सब जो था लोहा का जो गाटर सब, उन लोगों से डाल के पूरा नरपतगंज का आदमी मिलकर किसी तरह से नरपतगंज को बचाए डूबने से। नहीं तो नरपतगंज मार्केट में भी अभी के दरमियान में 3 से 4 फीट पानी चल रहा है। और मार्केट कैनाल अगर टूट जाती तो 3 से 4 फीट पानी हमारे बाजार में बचने से क्या हुआ है, इस मार्केट में बचने से क्या हुआ है कि हम लोग को जो राहत का सामान जो था वो अभी मिल रहा है। नहीं तो अगर नरपतगंज मार्केट वो भी बाढ़ के चपेट में जाता तो और आदमी बहुत परेशानी का झेलना पड़ता है। जैसे अभी दवा सुई किसी तरह का प्रॉब्लम होता, नरपतगंज आके हम लोग नरपतगंज किसी तरह से बच गया तो बच गया। इसका भौगोलिक कारण भी है। कोसी नदी पहले हम लोगों के नरपतगंज के अगर इर्द गिर्द से ही गुजरती थी। उसका मुहाना ये तकरीबन कोसी डैम 95 में बना है, कोसी डैम 54 के आसपास की कहानी है। तो उससे पहले जो है यानी 1950 से पहले जो है कोसी नदी का मुहाना बिल्कुल हम लोगों की तरफ ही था। तो जवाहरलाल नेहरू ने जब बांध क्या बोलते हैं नेपाल के साथ समझौता किया कोसी पानी का, तो कोसी समझौता बोलते हैं शायद उसको, भारत नेपाल मैत्री समझौता बोलते हैं, यही कोसी समझौता है। तो उस पर जब उसका रुख पश्चिम की तरफ मोड़ा गया तब जा कर के हम लोगों की तरफ आबादी जो है पूरा बस गई थी। और उसके बाद से कभी भी इस तरह का नहीं आया पानी हम लोगों को। जब भी आया तो कैनाल टूटने की वजह से बाढ़ आती थी जो 2-3 दिन में निकल जाती थी। बाढ़ कब आया था? इससे पिछली बार भयावह बाढ़ कर सकते हैं 1987 में थी, जिसमें कि हम लोगों के यहाँ 4 फीट 5 फीट पानी चल रहा था। नरपतगंज के पूर्वी भाग में चल रहा था 4 से 5 फीट पानी चल रहा था, लेकिन पश्चिमी भाग उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं था। इस बार ऐसा है पूर्वी भाग प्रभावित नहीं है, पश्चिम भाग में पूरा कोसी नदी ही बह रही है। जैसे नरपतगंज से 4 किलोमीटर सुपौल की सीमा है, मुख्य बाजार से 4 किलोमीटर सुपौल की सीमा है, और वहाँ से 1/2 किलोमीटर के बाद कोसी अपने प्रमुख धारा के साथ बह रही है। और धारा जिसको हम मुख्य धारा बोल सकते हैं कोसी की, वही जो कि कम लगभग 12 या 15 किलोमीटर के रेंज में बह रही है लंबाई में। उसकी पेटी जो होगी बहने की धारा की पेटी नरपतगंज से प्रतापगंज 17 किलोमीटर है, ठीक। और 17 किलोमीटर से 3 किलोमीटर आगे बेलही बोलते हैं उसको, वहाँ तक कोसी की धारा बह रही है। तो मिला जुला करके यही कोई 15-16 के रेंज में उसकी धारा अभी बह रही है। और 15 से 16 किलोमीटर के अंदर का जितना भी जनजीवन है वो या तो विस्थापित हो चुका है या समाप्त हो चुका है। और वहाँ अब खेती करने लायक कुछ भी नहीं बचा। कुछ नहीं बचा हम लोग को कि अभी यानी पूरा जमीन पर सिर्फ बालू ही बालू और पानी ही नजर आ रहा है, सिर्फ रेत नजर आती है और कुछ नहीं, रेत और पानी के सिवाय कुछ नजर नहीं आता है। कि कभी वहाँ पे मकान था। और सबसे ज़्यादा अभी दिक्कत दे रहा है कि जैसे माल मवेशी जो डूब करके जो खूंटे से बंधी रह गई, तो पानी 5 फीट से ऊपर आया और सारे मवेशी जो खूंटे खुला होने के कारण तो कुछ मवेशी बह के इधर उधर भी बच गई, लेकिन जो खूंटे से बंधी हुई मवेशी थी सारी वहीं दम तोड़ गई। और उसके मरने के कारण अभी बहुत ज़्यादा बीमारी जो है बहुत ज़्यादा फैल रहा है। डायरिया का प्रकोप हमारे नरपतगंज में रोज़ 100, 150, 200 पेशेंट तक आ जाते हैं डायरिया के। मतलब ना असर रहता है तब तक में उसको सुधार कर लिया जाता है। इस तरह का कैसे सुधार हो रहा है? सरकार की तरफ से या किसी और? आर्मी वाले कर रहे हैं, सरकारी मदद भी मिल रही है, और कुछ स्वयंसेवी संस्था हैं जैसे कि आप लोग भी आ जाते हैं मदद करने के लिए देख उठ करके।
किसी का पर्सनल नाम बोलना उचित नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सारे संस्था मिल करके ये काम कर रही है। सरकार हो चाहे प्राइवेट संस्था हो, आर्मी वाले हो, सारे मिल करके ये काम कर रहे हैं।